एक बीमारी में हम देखते हैं कि हर एक साल उसकी पुनरावृत्ति होती है और उसमें सैकड़ों जानें चली जाती हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मुजफ्फरपुर की बीमारी है, गोरखपुर में बच्चों में फैलने वाली बीमारी है, या मतलब मुजफ्फरपुर में बच्चों में फैलने वाली बीमारी है। इसमें हर एक साल हम देखते हैं कि किसी साल 5,000 तो 10,000 तो कभी मतलब इसी संख्या में या इससे ज़्यादा भी बच्चों का देहांत होता है। अब इसका क्या कारण है, इस पर कई कमेटी बैठी, कई रिसर्च हुआ। कुछ डॉक्टर थे, उनका कहना था कि जापानी इंसेफ्लाइटिस है, लेकिन जब एक्सपर्ट आया और एक्सपर्ट ओपिनियन आया तो फिर उसने खारिज की, कहा कि जो जापानी इंसेफ्लाइटिस इसका कोई मिलना ही जुलना नहीं है, कोई सिम्टम्स इसका जापानी इंसेफ्लाइटिस से नहीं मिलता है। जब पानी उनी पड़ता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये बीमारी स्वतः समाप्त हो जाती है। लेकिन जब जापानी इंसेफ्लाइटिस में क्या होता है कि पानी पड़ने के बाद बीमारी बढ़ जाती है। इसी हिसाब से जो पैरासाइट है या रिस्पॉन्सिबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके जो तहकीकात और डायग्नोसिस की बात हुई, उसमें भी जापानी इंसेफ्लाइटिस से इसका कोई साम्य नहीं था। तो कई बार ऐसी बीमारी जिसमें सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में हताहत होती है, लेकिन कारण का कोई पता नहीं होता है कि किस प्रोटोजोआ से है, या वायरस से है, या बैक्टीरिया से है, या कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। इसका कोई पता जब नहीं होता है तो हम कहते हैं कि ये बहुत मिस्टीरियस या मतलब रहस्यमय बीमारी है। और हम देख सकते हैं कि जब होम्योपैथी के एक्सपर्ट लोगों की बात है तो वो लोग इस पर निकालते रहते हैं। जैसे मुजफ्फरपुर के लिए जो रहस्यमय बीमारी फैली तो उसके लिए कहा गया कि आप बेलाडोना दीजिए। कोरोना जैसी बीमारी जब फैली तब कहा कि पहला जो फेज था उसमें कहा गया कि आर्सेनिक दीजिए। दूसरे फेज की बात हुई तो उसमें कहा गया कि मलेरिया से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि कोरोना पर जो वर्क करने वाले जो होम्योपैथी के डॉक्टर लोग हैं तो उन्होंने इसमें एक डॉक्टरों ने जो एंटी फ्लू दवा है, जो फ्लू के लिए प्रिवेंटिव दवाई है, तो इन्फ्लुएंजियम, उसका सहारा लिया और बहुत प्रिवेंटिव दवाई के तौर पर ये दवाई सफल रही। इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि कई एक जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं वो मतलब मिजिल्स जब फैलता है तो उसमें वेरियोलिनम या मतलब एंटीमक्रूड या पल्सटीला दे करके प्रिवेंटिव दवाई का काम करते हैं, या मोरबेलिनम देते हैं। तो कुछ बीमारी जिसके बारे में हम ज्ञात है तो उसका तो रोसोड ग्रुप है, या मतलब उसके बैक्टीरिया से या उसके प्रोटोजोआ से जो दवा बनी है वो तो ठीक है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सिम्टम्स डेंगू का है, लेकिन अगर हम ब्लड का फाइंडिंग करते हैं तो उसमें कुछ नहीं निकलता है। तो इस केस में हम क्या करें? तो अगर हम एलोपैथ में जाते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं कि कई बार अंदाज से दवाई किया जाता है और अंदाज से दवाई दिया जाता है। मैंने एक केस देखा कि जिसमें आदमी को बहुत बुखार लगता था और बुखार का जब डायग्नोसिस हुआ, ब्लड सैंपल सब लिया गया तो मतलब कुछ फाइंडिंग्स में नहीं निकला। तो एक शहर के एक प्रख्यात जो एलोपैथ चिकित्सक हैं, दो सब्जेक्ट से MD हैं, उसने सिनेरियम एक दवाई दी। तो मैंने देखा और एक पूछा डॉक्टर साहब से कि आपने जब इसके ब्लड सैंपल में मलेरियल पैरासाइट का कोई फाइंडिंग्स नहीं है तो इसमें जो आपने ये दिया इसका क्या बेसिस हो सकता है? तो वो संतोषजनक इसका उत्तर नहीं दे सके। तो कई बार हम देखते हैं कि अब मलेरियल पैरासाइट का फाइंडिंग नहीं हुआ है, फिर भी लेरिएगो और मतलब और भी जो बहुत पावरफुल एंटी मलेरियल मेडिसिन है वो सब दे दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है इस पर अगर मतलब पूछा जाए और बोर्ड बैठे तो हम देख सकते हैं कई बार इन लोगों का उत्तर संतोषजनक नहीं होता है। तो वहीं हम देख सकते हैं कि होम्योपैथी में भी अगर मतलब ब्लड का जांच किया गया या मतलब फाइंडिंग्स हुआ कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सच एंड सच डिजीज और द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द सच एंड सच
इन्फेक्शन, द इन्फेक्शन में भी वायरल, प्रोटोजोअल, बैक्टीरियल और एनीथिंग एल्स। तो फिर उस हिसाब से हेम्योपैथी में भी दवा है। जैसे मान लीजिए कि कई बार जो वायरल डिजीज होता है उसमें हम देखते हैं कि आर्सेनिक एल्बम बहुत लाजवाब काम करता है। और कई बार जो हम देखते हैं कि मतलब ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है तो उसके लिए मर्कसोल कई बार काम करता है, या फिर उसके लिए काली म्यूर भी काम करता है, या फिर उसके लिए हम देख सकते हैं कि बेलाडोना भी कई बार काम कर सकता है। तो उसी हिसाब से फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि कई बार फंगल इन्फेक्शन के केस में अगर हम बेसिलिनम एक खुराक दे दें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। उसके अलावा उसके लिए अगर ये डायग्नोसिस प्रॉपर वे में हो जाए कि ये फंगल इन्फेक्शन का मामला है तो हम, और रिंग के में इन्फेक्शन है लाल सा, तो हम देख सकते हैं कि टेलुरियम से कितना अधिक फ़ायदा होता है। लेकिन जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं उनके सामने में दिक्कत तब आती है जब ये डायग्नोसिस नहीं हो पाता है कि ये बीमारी का कारण क्या है, कौन कारण से ऐसा हुआ है। और एलोपैथ की बात करें तो वहाँ भी जैसे मधुबनी के ये मुजफ्फरपुर के मामले में हम देखेंगे कि वहाँ ये सलाइन चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है और फिर कुछ एंटीबायोटिक सब दिया जाता है। पानी की कमी जो है बॉडी में नहीं होना चाहिए, इसका प्रयास किया जाता है। लेकिन मतलब ये क्या कारण है, उसका क्या निवारण हो, इस पर अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। और साथ ही बच्चे जो इससे अगर मुक्त भी हो जाते हैं तो कई बार वो मानसिक अपंगता के शिकार हो जाते हैं। तो कई बार जो है सो एलोपैथ में हम देख सकते हैं कि इलाज जो है सो मतलब अगर बच भी गया तो इलाज बहुत ही कठिन इलाज हो जाता है और बहुत महंगा इलाज हो जाता है, समय के हिसाब से भी, पैसा के हिसाब से भी। और जो बच्चा का जो बाकी जीवन बचता है वो उसमें जो माने अस्थाई रूप से अपाहिज उसको जो बना देता है, इस लिहाज से भी हम देख सकते हैं कि बहुत कठिन परिस्थिति होती है। लेकिन वहीं अगर हम रहस्यमय बीमारियों की बात करें तो होम्योपैथी में क्लियर इसका एक सूत्र है कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। आप बीमारी का इलाज ही नहीं कीजिए, आप बीमार का इलाज कीजिए तो बीमारी जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। बहुत ही होम्योपैथी का ये फेमस मंत्र है। और जो होम्योपैथी को समर्पित जो गणमान्य डॉक्टर लोग हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कह सकता हूँ। तो ये जो सूत्र है ये इतना बड़ा सूत्र है कि इसके आधार पर अनेकों रहस्यमय बीमारी का इलाज किया जा सकता है। अब जब जैसे कोरोना बीमारी है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या कोरोना फीवर है, तो फिर वो रहस्यमय ही नहीं रहा, क्योंकि जब ये फाइंड आउट हो गया कि ये कोरोना वायरस के चलते है तो उसके हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो रिकमेंडेशन जो आयुष मंत्रालय के द्वारा हुआ या जो होम्योपैथ को समर्पित डॉक्टर लोग हैं वो अलग अलग दवा से इलाज किए। हमको कई डॉक्टर मिले जो मतलब ब्रेनिया से को बहुत प्रभावी मान रहे थे, कुछ आर्सेनिक एल्बम, एंटिमटार्ट, जेल्सीमियम और मार्क्सोल को फ्रीक्वेंटली यूज करके लोगों को स्वस्थ कर रहे थे। तो कोई जो आर्सेनिक एल्बम और मतलब काली बाइक्रोम और मार्क्सोल साथ ही बायो 11 दे करके बहुत लोगों को लाभ पहुंचा रहे थे। वहीं कुछ जो पेटेंट सब का भी सहारा ले रहे थे, जैसे हुजिल कफ मिक्सचर है या एस्टोडल कफ सिरप है, इससे लोग लाभान्वित हो रहे थे। तो अलग अलग केस में हम देख सकते हैं कि अलग अलग ढंग से डायग्नोसिस किया गया। और मतलब कहीं सिम्टम्स के हिसाब से जो कफ में, छाती में जो कफ बैठ रहा है उसके हिसाब से, या म्यूकस मेम्ब्रेन जो ड्राई हो जाता है उसके हिसाब से, या फिर मतलब भयंकर कमजोरी होती है तो उसके हिसाब से। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो कई एक डॉक्टर हैं और जो सफल डॉक्टर हैं तो उसमें उन्होंने अपने हिसाब से डायग्नोसिस किया और सफल भी हुए। आप देख सकते हैं कि कोरोना के मामले में कहीं आर्सेनिक एल्बम तो कहीं एंटिमटार तो कहीं केबीसी तो कहीं एमोन कार्ब से लोगों को फ़ायदा हुआ। लेकिन ये तो हो गया कि मतलब रहस्य का उद्घाटन हो चुका था। लेकिन ऐसी भी बीमारियां हैं जहाँ पर कि रहस्य का उद्घाटन नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में क्या करें, कैसे समाधान हो।
तो हम देख सकते हैं कि एक जैसे मतलब कोई ऐसी बीमारी फैली जिसमें बहुत घबराहट हो, बेचैनी हो, एकाएक फैले और फिर कारण का पता नहीं हो, तो फिर उसमें हम बेलाडोना या एकोनाइट जैसी दवा का सहारा लेते हैं। इसी तरह से कोई ऐसी रहस्यमय बीमारी फैली जिसमें कि माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता नहीं है, कारण का पता नहीं है, इन्फेक्शन का पता नहीं है, और मतलब लोग हताहत हो रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे वो बीमारी माने फैली है, एकाएक फैली या मतलब धीरे धीरे लोग बीमार हो रहा है, या मतलब कंटीजेनियस है कि नहीं है, इस हिसाब से हम करते हैं। लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम सिम्टम्स पर ध्यान दें। जैसे कि मतलब डेंगू हो या डेंगू रहित हो या बिना डेंगू का मामला हो, लेकिन देह हाथ में अगर हड्डी में बहुत तेज़ दर्द हो तो हम देख सकते हैं कि डेंगू हो या चिकनगुनिया, दोनों ही में ये दवा इपिटोरियम पर्फ नाम की जो एक दवा होती है, 30 पावर में लेने से कितना अधिक फ़ायदा रोगी को होता है और मौत के मुंह से ये लोगों को निकाल देता है। तो इसी हिसाब से कुछ दवाइयाँ हैं जो रहस्यमय बीमारी में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। जैसे एक दवाई है आपको लाइकोपस भर, तो जब मतलब आपके बलगम से खून आ रहा हो या किसी आदमी के बलगम से खून आ रहा हो और पता नहीं चले कि क्या कारण है, तो कई बार मैंने आजमाया है कि मतलब उसमें मैंने लाइकोपस भर को बहुत ही सफल पाया है। मैंने एक केस देखा जिसमें थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई था और बलगम से खून आता था, तो जब एलोपैथ के यहाँ गया तो उस टीबी का दवाई चला दिया 9 महीना तक। पेशेंट एकदम कमज़ोर हो गया लेकिन फिर भी ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ। तो मैंने सिम्टम्स को लिया और फिर मैंने दवाई का सिलेक्शन किया। वो दवाई का नाम था लाइकोपस भर, और फिर बहुत ही सफलतापूर्वक इस बीमारी को, बलगम में खून आने की बीमारी को ठीक किया। और इसके बाद कई एक केस में मैंने इस मामले को दोहराया लाइकोपस भर का, कि बलगम में खून आने के सिम्टम्स पर। लेकिन मतलब अगर हम